तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम कुछ बेसिक चीज़ें करते हैं, जैसे कि पहले बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं। जैसे मैंने तुमसे पूछा भाई कॉस इन्वर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। तो इसकी जगह थीटा मानो, क्योंकि है तो एक एंगल ही। अब दोनों साइड कॉस ले लो। यू नो कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज सिंपली एक्स, ठीक है। एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज़ ऑल्सो एक्स, ठीक है। बस शर्त ये है कि ये जो एक्स है ना, ये वाला, ये इसका रेंज होना चाहिए, एफ इनवर्स जो भी एक्स है उसका। और मतलब समझ रहे हो ना, मतलब दोनों चीज़ें एक ही चीज़ कह रही हैं, ये भी वही है, ये भी वही है। अब कई जगह तुम देखते हो कि भाई जैसे साइन इन्वर्स साइन एक्स को अलग अलग तरीके से लिखाते हैं, कुछ यहाँ यहाँ यहाँ। तो वो तब होता है जब ये हमारा एक्स ना इसकी रेंज में ना हो। तो वो सब बातें बाद की हैं, अभी पहले ये देखो। तुम्हें तो बस इतना याद रखना है कि भाई एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज़ इक्वल टू एफ एक्स, सॉरी इज़ इक्वल टू एक्स। और उल्टा भी बोलोगे तो एक ही बात है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। ऑब्वियस ही बात है कि ये जो x आ रहा है दिस मस्ट बी द रेंज ऑफ एफ एक्स, और ये जो x आ रहा है दिस मस्ट बी द रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स, और यू कैन से डोमेन ऑफ एफ एक्स। अब जैसे कॉस इनवर्स हाफ है, ठीक है, बराबर थीटा। तो अगर मैं दोनों साइड कॉस ले लूँ, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स हाफ बराबर कॉस थीटा, इक्वालिटी ये दोनों साइड सेम फंक्शन ले लिया। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपली क्या हो जाएगा, हाफ बराबर कॉस थीटा, है ना। अच्छा, थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to पाई होता है ना भाई। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज बता रहा हूँ। तो अब 0 to पाई में तुम ऐसा एंगल खोजो जहाँ पे कॉस की वैल्यू 1/2 हो जाए। तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 60 डिग्रीज, पाई/3 रेडियन। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब जैसे किसी ने कहा कि भाई कॉस इनवर्स -1/2 बता दो, तो अगेन इसे थीटा लिया, दोनों साइड कॉस लो, तो -1/2 बराबर कॉस थीटा आ जाएगा। अब थीटा तो 0 to पाई है ना। तो 0 to पाई में ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे कॉस थीटा -1/2 हो, तो पाई माइनस पाई/3 रेडियन। बहुत सिंपल, थीटा की वैल्यू आ गई। तो ठीक है, ये भी बढ़िया है। और क्वेश्चन लेंगे, जैसे tan इनवर्स -√3 क्या होगा, ठीक है। अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ कि भाई इसको थीटा मानो और फिर दोनों साइड tan ले लो, यानी कि इधर भी tan ले लिया और इसका भी tan ले लिया, है ना। तो tan ऑफ tan इनवर्स x सिंपली x आ जाता है इस डेफिनेशन से कि f ऑफ f इनवर्स x इज़ इक्वल टू x ऑलवेज, है ना। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि ये जो x आ रहा है ना, ये एफ एक्स की रेंज होनी चाहिए। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि भाई कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज़ ऑलवेज एक्स, ठीक है। इसमें ये जो x आ रहा है ये इसकी रेंज होनी चाहिए, ठीक है। कॉस ऑफ, जैसे कॉस एक्स की रेंज क्या होती है ये बताओ, -1 से 1 के बीच में, है ना। अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स में जब तुमने x रखा तो ये तो ऑलरेडी -1 to 1 आ गया ना। तो भाई ये जो x आ रहा है ये कॉस एक्स की रेंज में तो है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते। तो तुम एक रूल भी याद रख सकते हो कि भाई इन्वर्स फंक्शंस के लिए, कोई भी इन्वर्स फंक्शन हो,
उसके लिए एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स हमेशा एक्स आएगा, ठीक है। अब ऐसा तो तुम नहीं बोलोगे ना जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ले रहे हैं, तो इसमें एक्स कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -1 to 1 है ना। ऐसा तो नहीं बोलोगे कि नहीं भाई मैं ज़बरदस्ती -3 to 3 रखूँगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स के अंदर एक्स तो ऑलरेडी -1 to 1 ही आना है ना। तो इसलिए तुम एक रूल याद कर सकते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कि ऑलवेज एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स होगा, जैसे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज़ ऑलवेज एक्स, है ना, जहाँ पर x -1 से 1 है। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज़, ऐसे ही सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए उनका x ही आएगा, ठीक है। तो tan ऑफ √3 निकालना है ना, tan इनवर्स -√3 निकालना है। अगेन मैंने कहा कि इसको तुम कुछ भी मान लो, t मान लो, तो दोनों साइड tan लेना, ठीक है। ये नहीं कि भाई इसको इधर ले गए, नहीं, दोनों साइड tan लो, तब ये बचेगा -√3 बराबर tan t, ठीक है। अब तुम सोचो कि t -π/2 से π/2 में है, भाई इसकी रेंज tan इनवर्स x की रेंज -π/2 से π/2 में ही होगी ना। तो इसमें ऐसा कौन सा एंगल है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग tan ये हो जाए, तो सिंपली कितना आ जाएगा -π/3 -π/3। और भी करेंगे, जैसे कि सेक इनवर्स -√2 लिया हमने, है ना। तो अगेन अब ये सब मन में करते हैं थीटा, तो सेक दोनों साइड सेक लो तुम, ठीक है, दोनों साइड सेक का फंक्शन लो, तो -√2 बराबर सेक थीटा आ जाएगा। फिर तुम सोचो कि भाई थीटा कहाँ से कहाँ होता है, सेक थीटा में 0 to π एक्सेप्ट π/2। अब ऐसा कौन सा थीटा है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग -√2 आए, तो ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट का ही एंगल होगा, और वो एंगल हो जाएगा π - π/4 रेडियन, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग वैल्यूज़ पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब ये नहीं भाई कि जैसे सेक इनवर्स में तुमने रख दिया -1/2, क्योंकि ध्यान रखना सेक इनवर्स x में x हो क्या कह सकता है, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। तो जो रखोगे डोमेन में ही रखोगे ना, ये नहीं कि ये लिख लिया उसके बाद वैल्यू निकालने लगे। तो ऐसे ही अलग अलग वैल्यूज़ तुम निकाल सकते हो। एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर कमज़ोर है तो ये टॉपिक जाके अलग अलग वैल्यूज़ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि कोसेक -7, मतलब ये तो बकवास है पर ठीक है। तो चलो इस पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई tan इनवर्स x बराबर y है, अगर मैं y को π/2 रख दूँ तो x क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना, दोनों साइड tan लेके देखना है। तो भाई tan π/2 इज़ अनडिफाइंड, तो x कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा। तो एक बेसिक आइडिया मिल गया, अब तुम खुद से क्वेश्चंस कर सकते हो, खुद से ही बना कर, और उनका आंसर पता नहीं कहीं भी चेक कर लो, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेटर होगा ना गूगल पर, वहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा कि अगर मैं तुमसे इसका डोमेन पूछ लूँ, तो सिंपल सी बात है कि भाई अंदर वाली चीज़ देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है ही, पर इसको लेस देन इक्वल टू 1 भी होना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व किया, देखो ये तो करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलवेज है ही पॉजिटिव। तो x हमारा क्या आ गया, 1 से 3 आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। और क्वेश्चन देख लें, कॉस इनवर्स इंटीजर x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्वेश्चन अगेन ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, कॉस इनवर्स इंटीजर x,
तो अंदर की चीज़ -1 to 1 होनी चाहिए। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैन ओनली बी इंटीजर्स, तो ये -1 0 या 1 होगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तुम्हारा -1 होता है तो x क्या क्या हो सकता है, -1 से 0। अगर ये 0 होता है तो x क्या क्या हो सकता है, 0 to 1। अगर ये 1 होता है GIF तो x क्या क्या हो सकता है, 1 से 2। तो ओवरऑल हमारा x क्या आ गया, -1 से 2, -1 पे क्लोज, 2 पे ओपन। एक और ले लेते हैं, जैसे कि tan इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो अगेन हमें क्या पता चला कि जो tan इनवर्स में रखी हुई चीज़ है ना, ये -∞ से इन्फिनिटी होना चाहिए, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट x ये होना चाहिए। अब मैं x को चाहे कोई भी रियल नंबर रख दूँ, फ्रैक्शनल पार्ट तो भाई 0 से 1 में ही होता है ना, क्योंकि फ्रैक्शन है। तो भाई ये तो ऑलवेज वैलिड है, ऑल रियल नंबर्स के लिए ये चीज़ वैलिड है। लेट्स सी क्या हमारे पास कोई और क्वेश्चन है, देखता हूँ। ये सवाल तुम खुद सॉल्व करो, आंसर मैंने लिख दिया है, सॉल्व करके आंसर लाने की कोशिश करो, नहीं होता है फिर सॉल्यूशन देखेंगे। देखो पहले वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि अंदर वाली चीज़ कॉस इनवर्स के हमेशा -1 to 1 ही हो सकती है, बट वी ऑल नो कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट x तो 0 to 1 ही होगा हमेशा। तो यहाँ पे x आ गया, अरे यार आंसर ही गलत लिख दिया था मैंने। x यहाँ पे ना -∞ to ∞ आएगा, तो x आ गया ऑल रियल, ठीक है। अब रेंज क्या होगी भाई, तो सिंपल सी बात है कि कॉस इनवर्स है ना, फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ से कहाँ जाता है ये बताओ, 0 से लेकर 1 तक जाता है ना। तो अब देखो कॉस इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है, नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, रुक जाओ। कॉस इनवर्स 0 क्या होता है, π/2 होता है, और कॉस इनवर्स 1 क्या होता है, 0 होता है ना। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि रेंज आ जाएगी π/2 से 0, 0 पर ओपन, π/2 पे क्लोज। अच्छे से लिखें तो 0 to π/2 आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं चाहता हूँ कि अंदर वाली चीज़, ये वाली चीज़ हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहे, पर e⁻x तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, तो ये 0 to 1 रहे। अब मैं ये चाहता हूँ, ठीक है, मेरे को सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा e⁻x लेस देन इक्वल टू 1, कि ग्रेटर देन 0 तो ऑल रियल नंबर के लिए है। अब इसके तरीका ये कि भाई देखो e⁻x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, e⁻x इक्वल टू 1 कब होगा, जब x बराबर 0 हो। तो अगर मैं x को 0 से कुछ भी कम रखूँगा तो वैल्यू तो कम ही आएगी ना 1 से, तो यानी कि x लेस देन इक्वल टू 0। दूसरा तरीका था कि भाई e बेस पे log ले लो दोनों साइड, क्योंकि e 1 से बड़ा है बेस, इसलिए इनइक्वालिटी सेम रहेगी। ये तो 0 ही हो गया। अब यहाँ से e⁻x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू e⁻0। इनइक्वालिटी सेम रही क्योंकि e इज़ ग्रेटर देन 1 बेस है ना। तो पर इसका फ़ायदा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ फ़ायदा, छोड़ो, लॉग लेने का तो फ़ायदा ही नहीं हुआ भाई, घटिया है। तो तुम्हें पता चल गया कि x कैन बी एनीथिंग लेस देन इक्वल टू 0। रेंज निकालेंगे भाई, तो सिंपल सी बात है, साइन इनवर्स -∞ से 0,
अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ इतनी आ रही है ना, नहीं नहीं ये थोड़ी आ रही है इतनी, ई की पावर एक्स तो 0 से 1 है ना। अब देखो साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन इनवर्स 0 0 होता है और साइन इनवर्स 1 पाई/2 होता है। तो डोमेन डोमेन क्या ही बोलूँ, मतलब इसके अंदर 0 to 1 आ रहा है, तो रेंज हो जाएगी 0 to पाई/2। ठीक है, क्या आ गया आंसर? ये लंबा इसलिए लग रहा होगा ना क्योंकि भाई अभी शुरुआत है, तो अभी सारी चीज़ ध्यान से समझानी पड़ती कि एक बार सही से समझ जाओ तो आगे फिर बार बार एक ही चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रा इसका डोमेन रेंज तुम निकाल दो, ठीक है, और फिर तुम इसका भी डोमेन रेंज निकाल देना, x² + 1/3। तो चलो पहले ये वाला सवाल हम सॉल्व करते हैं। कैसे? मुझे पता है x² + ½ इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, बिकॉज x² इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। बट मुझे इंश्योर करना होगा कि x² + ½ लेस देन इक्वल टू 1 भी हो, यानी कि x² हमारा लेस देन इक्वल टू हाफ आए। तो x कहाँ से कहाँ तक आ गया बताना? -1/√2 से 1/√2 तक डोमेन आ गया। अब रेंज निकालते हैं। देखो रेंज के लिए क्या करना है, तुम्हें सिंपली अंदर वाली चीज़ की वैल्यू लिख देनी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो ये जा रहा है 1/2 से 1 तक, है ना। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 से 1 क्या हो सकता है ये बताओ। तो साइन इनवर्स हाफ कितना होता है? पाई/6। एंड साइन इनवर्स 1 कितना होता है? पाई/2। तो वैल्यू भी क्या आ जाएगी? पाई/6 से पाई/2। अच्छा इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी? रेंज निकाल दो, डोमेन तो आसान है। अंदर वाली चीज़ मिनिमम 1/3 और मैक्सिमम 1 हो सकती है। साइन इनवर्स 1/3 कितना होता है पता नहीं, तो इसको साइन इनवर्स 1/3 ही रहने दो। साइन इनवर्स 1/3 और साइन इनवर्स 1 तो पता है पाई/2 होता है, तो लिख दो भाई पाई/2। ये आ गया हमारा, इस तरह से निकाल सकते हो और चीज़ें। नेक्स्ट है कि भाई इसमें x बता दो, इसमें भी। तो बहुत आसान है, तुम बता दो। अब मैं बताता हूँ भाई, एक बात बताओ, कॉस इनवर्स x कहाँ से कहाँ हो सकता है? 0 to पाई हो सकता है ना। एक बार चेक करना, क्या पाई और 4π/3 में बड़ा कौन है? ये बड़ा है ना भाई, तो ये तो इसके रेंज में ही नहीं आ रहा, यानी कि x कुछ भी नहीं हो सकता, फाई। नेक्स्ट है ये, तो भाई सिंपल सी बात है, tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? -π/2 से पाई/2। पर ये चीज़ तो चेक कर लेते हैं, पाई/2 और 3π/4 में कौन सा बड़ा है? पाई हटा दो अभी, 1/2 और 3/4 में कौन सा बड़ा है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, तो हमारा आ रहा है कि भाई 4 और 6 में कौन बड़ा है? 6 है ना, तो 3/4 इज़ बिगर देन 1/2। अरे ये मैंने क्या किया, तुम्हें नहीं समझ आया तो मान लो मैं चेक करना है कौन बड़ा है, तो मैं दोनों ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, तो ये 2/4 बन गया। अब इसमें कौन बड़ा है? ये तो है ना 1/2 इज़ लेस देन 3/4, है ना। बेसिकली यहाँ भी x5 ही आएगा। अब आते हैं कॉट इनवर्स x पे। तो ये देखो, ये सबसे पहले कॉट इनवर्स x 0 to पाई हो सकता है। अच्छा ये तो पाई से छोटा है ना, तो कुछ ना कुछ x तो आएगा। लिखा है कॉट इनवर्स x बराबर पाई-π/3। अगर मैं दोनों साइड कॉट ले लूँ, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x बराबर कॉट ऑफ दिस, तो ये चीज़ तो सिंपली x आ गई है ना।
और ये चीज़ कितनी आएगी, तो तुम्हें पता है कॉट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ये हो जाएगा माइनस कॉट पाई बाई 3, है ना, प्लस या माइनस कुछ भी हो। नहीं नहीं, प्लस माइनस क्यों कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड तुम्हें ज़रा ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करा दे पहले। ये देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कॉट पाई माइनस थीटा, इसको हम माइनस कॉट थीटा कैसे लिख देते हैं। सिंपल सी बात है, हम पहले अज्यूम करते हैं कि थीटा एक एक्यूट एंगल है, अज्यूम कर लो ये। देयरफॉर पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, और थीटा एक्यूट है तो कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, तो इट मस्ट बी माइनस ऑफ कॉट थीटा, क्योंकि ये पूरी चीज़ नेगेटिव है ना। ठीक है भाई, तो यहाँ तुम्हें बता दिया कि कॉट पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, पर कॉट पाई प्लस थीटा है ना, अगर अज्यूमिंग थीटा टू बी एक्यूट, वी से ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट होता है पॉजिटिव, तो इसको तुम सिंपली कॉट थीटा लिख सकते हो। ठीक है, बाकी थीटा एक्यूट नहीं हुआ तो फिर से यही चीज़ लगा दो, है ना, दो में तोड़ के। तो आई गेस तुम समझ गए होगे कि भाई ये रटना नहीं होता कि कॉट पाई माइनस थीटा तो माइनस कॉट थीटा होगा, कॉट पाई प्लस थीटा तो कॉट थीटा होगा, नहीं। बस तुम ये चेक कर लो कि थीटा को एक्यूट मान लो एक बार के लिए, ठीक है। उसके बाद ये चेक करो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ऑब्वियसली पाई में से एक्यूट हटाया तो सेकंड क्वाड्रेंट ही आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव है, तो कॉट थीटा वैल्यू हो गई या माइनस कॉट थीटा, ये बताओ। तो भाई माइनस कॉट थीटा, क्योंकि थीटा एक्यूट था, कॉट थीटा पॉजिटिव, पर हमें तो नेगेटिव चाहिए तो एक माइनस लगा दिया। अच्छा, पाई ऐड सब्ट्रैक्ट पे ना फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि कॉट का टैन नहीं बनेगा। ये सारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बातें जो आनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, कॉट ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस कॉट पाई बाई 3 विच इज़ इक्वल टू -1/√3। एक्स की वैल्यू तुम्हारी आ गई, ठीक है। चलो लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि साइन इनवर्स मान लो ए प्लस साइन इनवर्स बी हमारे पास पाई दे रखा है, तो तुम्हें बताना है ए कॉमा बी क्या होगा, ए और बी क्या हो सकती है बताना है। भाई तुम दूसरे भाई ऐसे कैसे भाई, दो वेरिएबल एक ही इक्वेशन। तो बहुत स्मार्टली हमने ये सोचा कि साइन इनवर्स ए तो -π/2 से π/2 है ना, और साइन इनवर्स बी भी -π/2 से π/2 जा सकता है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड भी कर दूं, है ना, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू तो पाई आएगी ना, और वो कब आएगी, जब दोनों π/2 हो, यानी कि साइन इनवर्स ए बराबर साइन इनवर्स बी बराबर π/2 हो, तभी हो सकता है ना ऐसा। तो ए बराबर बी बराबर 1 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब एक और ले लेते हैं इसी पर बेस्ड सवाल, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, इसकी वैल्यू -3π/2 है। तो तुम्हें बताना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। तो देखो अगेन बहुत आसान कि देखो साइन इनवर्स एक्स -π/2 हो सकता है मिनिमम, ये भी और ये भी। तो अगर ये तीनों अपने मिनिमम पे है ना, तो इन तीनों का सम मिनिमम वैल्यू -3π/2 होगा, यानी कि हर एक इंडिविजुअल टर्म को -π/2 होना पड़ेगा। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स को -π/2 होना पड़ा, तो एक्स की वैल्यू आ गई -1,
विच इज़ इक्वल टू वाई विच इज़ इक्वल टू जेड, है ना। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया -3 आंसर। ये सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि भाई ये चीज़ दे रखी है 0, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा रिप्रेजेंट रूट्स ऑफ ए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि डिग्री 4 होगी उस इक्वेशन की। अगर उस बाई क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट 2 है तो वो एक्सप्रेशन क्या होगा ये बताना है भाई। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब कुछ नहीं होता है, जैसे कि ax³ + bx है ना। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 3 है ना। तो इसका कोफिशिएंट जो है a, वो हो गया लीडिंग कोफिशिएंट, है ना। तो बाई क्वाड्रेटिक में लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो गया, x⁴ का कोफिशिएंट, है ना। अब देखो सबसे पहले पहली इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। तो अगेन अभी जो क्वेश्चन की कि भाई रेंज से कॉस इनवर्स अल्फ़ा कहाँ से कहाँ हो सकता है, 0 से पाई, है ना। यानी कि कॉस इनवर्स की मिनिमम वैल्यू 0 है, ऐड करने पे भी सब 0 आ रहा है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल टर्म 0 ही रहा होगा। तो यानी कि कॉस इनवर्स अल्फ़ा, कॉस इनवर्स बीटा, कॉस इनवर्स गामा, कॉस इनवर्स डेल्टा सारे 0 हैं। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा बराबर कितना आ गया भाई। तो अच्छा एक और चीज़ तुम्हें बता दूं कि जैसे कॉस इनवर्स अल्फ़ा बराबर कॉस इनवर्स बीटा अगर आ रहा है ना, तो अल्फ़ा बराबर बीटा ही होना पड़ेगा। वो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा नहीं कि भाई कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा बराबर है तो बहुत अलग अलग वैल्यूज़ पे हो सकते थे ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस इनवर्स जो है वो एक बाइजेक्शन है ना। तो अल्फ़ा और बीटा अलग अलग होंगे तो बाइजेक्शन ही नहीं रहेगा। खैर कॉस इनवर्स अल्फ़ा 0 है तो अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा हो जाएगा तुम्हारा, तुम सोचो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि तुम्हारे सारे रूट्स 1 आ गए, ठीक है, सभी रूट्स 1 आ गए। तो भाई किसी 4 डिग्री की इक्वेशन के सभी रूट्स अगर 1 है तो उसे तुम कैसे लिखोगे, k टाइम्स x - 1⁴, है ना, इक्वल टू 0। थोड़ा एक्सपेंड करें बाइनोमियल से, 4c0 प्लस x⁴ ले लो, चलो 4c1 x³ एंड सो ऑन 4c4। तो उसने कहा क्वेश्चन में कि भाई लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 2 है। लीडिंग कोफिशिएंट निकालो, k × 4c0 हो गया ना, विच इज़ इक्वल टू k। तो k बराबर 2 है ना। तो एक्सप्रेशन भी आ गया, मल्टीप्लाई करके निकाल देना। एबल टू टेल मी इट्स वैल्यू। तो साइन इनवर्स -1/√2 बहुत आसान है। थीटा मानो भाई दिमाग में, और फिर देखो कि साइन थीटा -1/√2 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू पाई - π/4 होगी। फिर कॉस इनवर्स -1/2, तो ये हो जाएगा पाई - π/3। एक सेकेंड, फर्स्ट में गलती होगी ना। देखो साइन इनवर्स -1/2 को थीटा माना तो -1/2 साइन थीटा हो गया है ना। तो थीटा -π/4 होगा, गलती से लिख दिया था वो। अच्छा tan इनवर्स -√3 क्या होगा भाई, निकाल लो क्या होगा, -π/3। और कॉट इनवर्स ये कितना होगा, तो पाई -π/3 नहीं, हाँ ठीक है। तो
अब क्या लिखा है भाई, साइन का ध्यान दें, ठीक है। -π/4 प्लस पाई माइनस π/3। मुझे लगता है तुम यहाँ गलती करोगे, यहाँ माइनस था बीच में, याद है ना, फिर -π/3 है, प्लस पाई माइनस π/3। अब क्या है भाई, घटाते रहो ज़िंदगी भर बैठकर। तो ये पूरा इससे कट गया ना भाई, मैं नहीं कर रहा ये। एक और क्वेश्चन ले क्या, वो इसकी तुम्हें वैल्यू बतानी है, एक्चुअली वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या 1/3 आएगी, क्या 5/, क्या आएगी, ये बताना है। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो चीज़ों को सॉल्व करना चालू करते हैं अंदर से। कॉट इनवर्स 1/√3, मैं कह रहा हूँ इसको तुम थीटा अगर मानते हो और दोनों साइड कॉट लेते हो तो -1/√3 की वैल्यू कॉट थीटा हो गया ना, जहाँ पर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π। एक बात बताओ, कॉट π/3 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो कॉट पाई माइनस π/3 की वैल्यू -1/√3 होगी। तो इसका मतलब थीटा क्या है, पाई माइनस π/3। तो थीटा कम्स आउट टू बी पाई माइनस π/3। तो इस पूरी चीज़ को हटाकर मैं यहाँ लिख देता हूँ पाई माइनस π/3। अच्छा, अब देखो कॉस ऑफ पाई माइनस π/3 क्या होगा भाई, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस π/3, है ना। और माइनस कॉस π/3 की वैल्यू हो जाती है -½ तो इस पूरी चीज़ को हटाकर मैं -½ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करें, अब तो फंस गए ना कि भाई साइन के अंदर tan इनवर्स -½ है, तो ना तो हमें tan इनवर्स -½ की वैल्यू पता है, अगर नहीं पता तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालें, है ना। तो इतने पे ही छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जब एक सेकेंड अंदर में तो कोई एंगल ही है ना, साइन ऑफ थीटा टाइप, तो तुम इस पूरी चीज़ को अगर थीटा मान लो, बेसिकली मैं कह रहा हूँ tan इनवर्स -½ को थीटा मान लो और दोनों साइड तुम tan लो, तो -½ की वैल्यू tan थीटा आ रही है ना। अच्छा, tan थीटा नेगेटिव है ना, और थीटा तो तुम्हें पता है -π/2 से π/2 होता है। tan थीटा नेगेटिव, तो थीटा मस्ट बी -π/2 से 0 के बीच। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि हम थीटा एग्जैक्टली बता नहीं पाएंगे, क्योंकि 1/√3 रहता है या √3 रहता है तो आसान होता है, 1/1 रहता तो एक काम करना, ट्रायंगल बना लो, ठीक है। ये हो गया -θ। अबे यार, थीटा नेगेटिव है तो -θ पॉजिटिव है। अभी मैं एक्यूट एंगल के लिए बना रहा हूँ, तो tan -θ की वैल्यू यहाँ पे 1/2 हो जाएगी ना। तो सामने वाली साइड 1 और बेस को मैं 2 रख दूँ तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, √5 आ गया कि नहीं, बताओ। मेरे को साइन थीटा चाहिए, राइट। मेरे को क्या चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, है ना। ध्यान रखना, मेरे को tan थीटा पता है, तो साइन थीटा निकालना बहुत आसान है। कैसे, एक ट्रायंगल बनाया एक्यूट एंगल लेके, तो साइन -θ आ गया, यहाँ से कितना आया, 1/√5 आया ना। अच्छा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, -1/√5। ठीक है, तो हमेशा, अब तुम ना इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन तो मिटा दिया मैंने, पीछे करके देख लेना।
इसमें क्या चीज़ यूज़ हुई है, तुम सब कुछ सॉल्व करते कि लास्ट में यहाँ पर आके फंस गए, तो जहाँ आकर फंस गए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री उसको थीटा मान लिया, है ना। तो तुम्हारे ये आ रहा है, तो पता चल गया कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो एक्यूट एंगल के लिए एक ट्रायंगल बना लिया, है ना, ऐसा। क्योंकि तुम्हें टैन थीटा कुछ मिल रहा है, जैसे मान लो तुम्हें टैन थीटा, चल तो वो छोड़ो, मान लो तुम्हें टैन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू 7/4 दे रखी है, और कोई तुमसे पूछ रहा है साइन ऑफ अल्फ़ा क्या होगा, और ये पता है कि भाई अल्फ़ा एक्यूट है। बहुत आसान है ना, एक ट्रायंगल बनाया, अल्फ़ा के सामने 7 इधर 4, और यार 49 + 16 कितना होता है, 65, तो √65, तो साइन अल्फ़ा क्या आ गया 7/√65, तो यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू आ गई ना। तो ये तरीका होता है। अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, मतलब है तो सेम ही तरीका, मान लो जैसे कि लास्ट में हमारा आ गया ना साइन ऑफ tan इनवर्स -½ तो ध्यान रखना, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर f(x) एक ऑड फंक्शन है तो उसका इन्वर्स भी ऑड फंक्शन ही होगा। तो यानी कि तुम्हें पता है tan x एक ऑड फंक्शन है, तो tan इनवर्स x भी एक ऑड फंक्शन होगा ना। यानी कि जो मैं tan इनवर्स -x लिख रहा हूँ उसको -tan इनवर्स x भी लिख सकते हो। तो दिस कैन बी री रिटन एज साइन ऑफ -tan इनवर्स हाफ। अब साइन भी एक ऑड फंक्शन है, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज -sin ऑफ tan इनवर्स हाफ। ठीक है, अब इसको तुम मान लो थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, दोनों साइड tan लेने पर tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो एक ट्रायंगल बनाया 1, 2 और √5, तो साइन थीटा क्या आ गया 1/√5। तो एक्चुअल जो वैल्यू है वो तो -sin थीटा है ना, तो हमारा आंसर आ गया -1/√5। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू डू इट, है ना। तो तुम एक चीज़ ध्यान रख सकते हो कि जैसे साइन इनवर्स -x इट कैन बी रिटन एज -sin इनवर्स x, क्योंकि साइन x एक ऑड फंक्शन है तो इसका इन्वर्स भी एक ऑड फंक्शन होगा, और ऑड के लिए तो f ऑफ -x -fx होता है। इसी तरह tan इनवर्स -x कैन बी रिटन एज -tan इनवर्स x, है ना। और ऑब्वियसली कोसेक इनवर्स -x कैन ऑल्सो बी रिटन एज -cosec इनवर्स x। ऑब्वियसली x अपने अपने डोमेन में ही होगा, जैसे कि चलो ठीक है, वो तो अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भाई cos इनवर्स -x क्या होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि cos x एक, जैसे कि तुम ये देखो बाइजेक्शन कहाँ से कहाँ तक था, 0 से पाई में cos x ना तो ऑड फंक्शन है ना इवन फंक्शन है, तो इसको जब मैं इन्वर्ट करूँगा ना तो इसका इन्वर्स भी ना तो ऑड फंक्शन आएगा ना इवन फंक्शन आएगा। तब क्या करे भाई, तो सोचते हैं इसके बारे में। तो मान लो मैंने कहा ना नहीं समझ आए तो थीटा मान लो इसकी वैल्यू है थीटा, ठीक है, दोनों साइड कॉस लिया तब हमारा -x बराबर कॉस थीटा आ रहा है। अच्छा, अगर मैं कॉस इनवर्स -x को कॉस इनवर्स x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कॉस इनवर्स x को तुम अल्फ़ा लो, दोनों साइड कॉस लिया तो x की वैल्यू कॉस अल्फ़ा आ गई। अच्छा, इसका मतलब कि यहाँ से वी कैन से कि कॉस थीटा का नेगेटिव बराबर कॉस अल्फ़ा, है ना। अब देखो मेरा काम बहुत आसान हो जाता
अगर मेरे पास कुछ ऐसा आता कॉस बीटा बराबर कॉस अल्फ़ा, है ना, ये माइनस साइन काम ख़राब कर रहा है, इस माइनस साइन को हटाया जा सकता है क्या किसी तरह से? अच्छा, ये आ जाता है इसलिए काम आसान हो जाता है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि मुझे पता है ना कि जो थीटा और अल्फ़ा हमने माना है वो 0 to पाई के बीच में ही माना है ना। कॉस एक बाइजेक्शन है, तो इसमें बीटा और अल्फ़ा को बराबर ही होना पड़ता। एक नेगेटिव साइन हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो आई नो कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कैन बी रिटन एज माइनस कॉस थीटा। तो इसकी जगह पर अगर मैं ये लिख दूँ तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दिस इम्प्लाइज कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा। अब देखो, क्योंकि अल्फ़ा भी 0 to पाई है और पाई माइनस थीटा भी 0 to पाई है, यानी कि कॉस एक बाइजेक्शन है, तो इन दोनों एंगल्स को आपस में बराबर होना ही पड़ेगा। दिस मीन्स पाई माइनस थीटा हैज़ टू बी इक्वल टू अल्फ़ा, है ना। अब भाई किसी और के बराबर रहता तो बाइजेक्शन ही नहीं होता कॉस, पर पता है ना है। तो यहाँ से जो तुम्हारा, अच्छा अल्फ़ा क्या था? कॉस इनवर्स एक्स नहीं, और थीटा क्या था? कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो वी हैव सक्सेसफुली रिप्रेजेंटेड कॉस इनवर्स माइनस एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स इन ईच अदर्स फॉर्म। कैसे? कॉस इनवर्स एक्स को तुम यहाँ से, सॉरी माइनस एक्स को तुम क्या लिख सकते हो? पाई माइनस अल्फ़ा, यानी कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, दिस इज द थिंग। इसी तरह से तुम सेक इनवर्स माइनस एक्स को भी लिख सकते हो, कॉट इनवर्स माइनस एक्स को भी लिख सकते हो एक्स के टर्म्स में। एक बार खुद से इसी तरीके से डिराइव करके देखो, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर। तो यहाँ पे हमारा तीनों आ गया। इसको याद रखने का एक और तरीका कि भाई कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स माइनस एक्स का जो सम है वो पाई के बराबर होता है ना। इसी तरह से इन्हें भी तुम ध्यान में रख सकते हो। तो चलो अब एक क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, इसकी वैल्यू बतानी है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी ये बताना है। सॉल्यूशन तुम खुद से करके देखो ट्राई, थीटा अल्फ़ा मान के देखो, उसके बाद करेंगे। आज जो यहाँ पे देखते हैं, मैंने थीटा और अल्फ़ा माना। मैंने कहा कि भाई साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, और थीटा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। और तुम कॉस इनवर्स एक्स को अल्फ़ा मान लो, और अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 0 से पाई तक। तो यहाँ से तुम्हारा दोनों साइड साइन ले लिया। ओके, तो x की वैल्यू साइन थीटा आ रही है, और दोनों साइड अगर मैं कॉस ले लूँ ना तो यहाँ से x की वैल्यू कॉस अल्फ़ा आ रही है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है कि x एक ही इक्वेशन का पार्ट है ना, तो जो x यहाँ पर होगा वही x यहाँ पर भी होगा, है ना। तो वी कैन से कि साइन थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा आ गया। देखो ये तो मैं नहीं निकाल सकता हूँ थीटा और अल्फ़ा में रिलेशन यहाँ से। काश मेरे पास साइन थीटा बराबर साइन बीटा जैसी चीज़ होती, है ना, तो मैं अंदर वाली चीज़ में रिलेशन निकाल पाता। मैं कह रहा हूँ कि इज़ देयर एनी वे कि मैं कॉस को साइन में लिख दूँ? तो यस देयर इज़ अ वे, पर जैसे अल्फ़ा तुम्हारा 0 to पाई है ना, तो अगर मैं कॉस अल्फ़ा की जगह साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सोचो, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ही तो होता है। पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये बता दो मेरे को।
तो भाई इट बिलोंग्स टू, देखो अल्फ़ा ज़ीरो है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू पाई/2 आ गई, और अल्फ़ा पाई है तो मिनिमम वैल्यू -पाई/2 आ गई, है ना। अब मेरे को पता चल गया कि भाई देखो थीटा तो -पाई/2 से पाई/2 है, और ये भी आ गया -पाई/2 से पाई/2, तो यानी कि साइन थीटा और साइन पाई/2 माइनस अल्फ़ा दोनों बाइजेक्शन हो गए। तो भाई इन दोनों को आपस में बराबर होने के लिए अंदर वाली चीज़ को आपस में बराबर होना ही पड़ेगा। तो दिस नेसेसरीली मीन्स कि थीटा इज़ इक्वल टू पाई/2 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से थीटा प्लस अल्फ़ा तुम्हारा आ गया पाई/2। अच्छा, थीटा था साइन इनवर्स एक्स और अल्फ़ा था कॉस इनवर्स एक्स, और इसकी वैल्यू थी पाई/2 आ रही है। तो ये भी एक है ध्यान में रखने वाली चीज़, है ना। इसी तरह से तुम निकालो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू, और तुम निकालो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू थीटा अल्फ़ा मानकर। देखो अभी तक हमने ये सब देख लिया, है ना, ये वाला भी देख लिया और ये वाला भी अब हम देख चुके हैं, तो काफ़ी कुछ हमें समझ आ गया। ध्यान रखने वाली चीज़ है, और ऑब्वियसली डिराइव करने में टाइम ही कितना जाएगा, 10 सेकेंड। चलो अब ये वाला सवाल करते हैं। तो अगेन मैंने कहा कि भाई कुछ नहीं समझ आ रहा है, इसको हम थीटा मान लें अगर, तो मेरे को tan थीटा की ही तो वैल्यू बतानी है ना कि क्या होगी। अच्छा, हाफ कॉस इनवर्स √5/3 बराबर थीटा बोल रहा हूँ, ठीक है, और इट कैन बी सेड 2 थीटा। दोनों साइड कॉस लूँगा ना, तब √5/3 की वैल्यू cos 2 थीटा आएगी। यार मेरे को cos 2 थीटा तो मिल गया, पर tan थीटा कैसे मिलेगा। तो cos 2 थीटा का क्या tan थीटा से डायरेक्ट रिलेशन हम जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा तो तुम निकाल ही दोगे, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, वी डोंट नीड दीज टू हियर, जो हमें चाहिए वो cos 2 थीटा था, वो मिल चुका है। cos 2 थीटा की वैल्यू 5 दिस आ रही है, √5/3। वी कैन से √5/3 कैन बी रिटन एज 1 माइनस, मान लो x मान लो, tan स्क्वायर थीटा को x मान सकते हैं ना, एक बात बताओ, या x स्क्वायर कुछ भी। अब ध्यान से देखना, तुम सोचो कि भाई इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, फिर अपना सॉल्यूशन निकालो। छोड़ो इसको, t स्क्वायर मान लो, है ना। तो मैं बोलूँगा कि मुझे ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर काफ़ी सुंदर दिख रहा है, और इस केस में मैं चाहूँगा कि मैं मल्टीप्लाई वगैरह ना करूँ, सीधा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूँ। हाँ, कैसे लगेगा ये देखो। अगर जैसे मान लो ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है, c/d के बराबर, मुझे पता है कि अगर मैं ऊपर में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करूं और नीचे में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, है ना, और नीचे में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करो, तो राइट साइड में भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, एंड दिस गिव्स मी a/-b इक्वल टू c+d अपॉन c-d, है ना। एग्जैक्टली लाइक दिस मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करूँगा ऊपर में, और नीचे में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करूँगा। सेम टू सेम मैं लेफ़्ट साइड भी करूँगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू
1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर इज सिंपली 2। नीचे आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर है ना, या फिर इट कैन बी रिटन एज माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं टी स्क्वायर की वैल्यू लिखूँ तो यह आ जा रहा है 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5। नहीं, अब क्या करें भाई, अब रैशनलाइज करो और क्या करोगे। 3 माइनस रूट 5 से ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे तो 4 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 5, और ऊपर आ जाएगा 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। तो टी तुम्हारा टी स्क्वायर आ गया, आंसर आ गया ना। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ से तो तुम टी को कुछ भी बोल सकते हो ना, प्लस या माइनस 3 माइनस रूट 5 बाई 2। तो क्या यही हमारा आंसर है? देख लो। तो मैं बोलूँगा नहीं, एक बार चेक करेंगे कैसे। मेरे को क्या चाहिए, टैन थीटा चाहिए है ना। टैन थीटा की कौन कौन सी वैल्यू आई मेरे पास, प्लस या माइनस 3 माइनस रूट 5 बाई 2, ये आया ना। ध्यान से देखना कि जो कॉस इनवर्स रूट 5 बाई 3 है, जो कि हमने 2 थीटा माना, तो कॉस इनवर्स तो 0 टू पाई ही जा सकता है ना। दिस मीन्स थीटा तो 0 टू पाई बाई 2 ही जा सकता है ना। अच्छा, पाई बाई 2 भी नहीं जाए क्योंकि फिर टैन थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब कि टैन थीटा रहेगा तो पॉजिटिव ही भाई। तो हमारा टैन थीटा जो फाइनली आया ना, वो आया 3 माइनस रूट 5 बाई 2, दैट्स इट। जब भी आंसर आए तो तुम्हें चेक कर तो लेना चाहिए ओरिजिनल क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो भी रहा है या नहीं। तो क्या एक सवाल समझ में आ गया? बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसका डोमेन निकालना है तुम्हें। अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। हम जानते हैं अंदर वाली चीज़ कॉस इनवर्स के हमेशा -1 से 1 हो सकती है। एक बात बताओ, अच्छा ये चीज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रही है। तुम सोचो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज़ इक्वल टू या बिलोंग्स टू -1 से 1 है, तो ये तो सिर्फ -1 0 या 1 ही हो सकता है ना। तो x क्या क्या हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन अभी किया था हमने शायद। हाँ, तो जो अंदर वाली चीज़ है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर के, 2 से तो छोटी होनी चाहिए तभी 1 आएगा इंटीजर। -1 से ग्रेटर दैन इक्वल टू होनी चाहिए तभी -1 से आगे का इंटीजर आएगा। तो तुम समझ गए। अब तुम्हें क्या करना है, एक बार ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो, कुछ आंसर आएगा, मान लो x1, ठीक है। एक बार तुम ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो, कुछ आंसर आएगा x2, और दोनों का इंटरसेक्शन लेना, क्योंकि दोनों होना कंपलसरी है ना। बड़ा छोटा भी होना चाहिए 2 से और ग्रेटर दैन इक्वल टू -1। अच्छा, इसका आंसर खुद ही चेक कर लेना गूगल पे, ऐसा कुछ बेकार ही है, फालतू है। एक क्वेश्चन लिखते हैं कि भाई कॉस इनवर्स में है रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो ये मेरा कॉस इनवर्स में है। तुम्हें बताना है डोमेन और रेंज इस फंक्शन का क्या होगा। हाँ भाई, ये सवाल देख लो, ठीक है। ये चीज़ दे रखी है, इसका तुम्हें डोमेन और रेंज दोनों बताना है। तो पहले डोमेन निकालते हैं कि अंदर वाली चीज़ -1 से 1 हो, तो भाई रूट है तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा ना, इसलिए ऐसा लिखा, ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अच्छा, फिर अंदर वाली चीज़ 0 से 1, परफेक्ट स्क्वायर बना के ऐसा या 0 से 1 है ना। अब 3/4 को इधर ले गए हैं ना इसमें, तो ये क्या बन गया, ये चीज़ इतनी। अगेन ये एक स्क्वायर है तो हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला लिख दिया।
उसके बाद ये आ गया तुम्हारा, तो x आ गया, -1 to 0। अच्छा डोमेन आ गया, अब रेंज क्या होगी? तो इस पूरी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ? कॉस इनवर्स। अब देखो अंदर वाली चीज़ की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो भाई एज यू कैन सी कि अबे एज यू कैन सी क्या, जैसे कितने का होल स्क्वायर आ रहा था? x+½ का। तो भाई अंदर की चीज़ की मिनिमम वैल्यू 3/4 है, तो रूट की मिनिमम वैल्यू √3/2 होगी ना, और मैक्सिमम वैल्यू हमने ही सेट कर रखी है 1, क्योंकि कॉस इनवर्स का डोमेन है। तो कॉस इनवर्स √3/2 से 1 है ना। अब कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखो जैसे कॉस इनवर्स √3/2 कितना हुआ? π/6। कॉस इनवर्स 1 कितना हुआ? नहीं कुछ नहीं, 0 हो गया। तो ये बिलोंग्स टू आ गया कॉस इनवर्स 1 से कॉस इनवर्स √3/2 है ना। पहले √3/2 मत लिख देना क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। कॉस इनवर्स 1 0, ये हो गया π/6। ये देखो ये आ गया हमारा आंसर। ये भी एक बहुत आसान सवाल था भाई। एक क्वेश्चन करके लाना, सॉल्यूशन ढूंढ के। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन होगा। पहला पार्ट जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें पहला ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो गया ख़त्म भाई ये लेक्चर। अच्छे से देखो समझो है ना, और सब फिर से बनाओ और भागो।